हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लाभदायकता अनुपात का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में इसके चांसेस बनते हैं आने के। इस टाइप का कभी एक आध पॉइंट क्वेश्चन में आ जाता है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय और समता अंशधारी के कोषों पर प्रत्यय की गणना करना है। अंशधारियों के बोला है। अंशधारियों का मतलब होता है समता और पूर्वाधिकार। हम दोनों अंशधारी लेके चलते हैं। कभी भी अंशधारियों बोलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी अगर अंशधारियों बोला है मतलब समता और पूर्वाधिकार दोनों आएंगे। तो चलिए पहले हम पहला पॉइंट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? 10% पूर्वाधिकार अंश पूंजी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 1 लाख रुपए का है। समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की है। रिजर्व एंड सरप्लस संचय व अधिक के 3 लाख रुपए का है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000 रुपये का है। कर के पश्चात का शुद्ध लाभ। ये 4 पॉइंट्स हैं। इसमें से हम ए और बी दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय निकाल रहे हैं। फार्मूला बनता है कर के पश्चात का शुद्ध लाभ बटे अंशधारियों का कोष। अंशधारियों का कोष का मतलब है जहाँ पे पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समता अंश पूंजी, संचय व अधिक के एवं बनावटी संपत्ति को घटा दिया जाता है, कृत्रिम संपत्ति को घटा दिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कृत्रिम संपत्ति नहीं है। हम क्या करेंगे, पूर्वाधिकार अंश पूंजी ले लेंगे। पूर्वाधिकार अंश पूंजी कितनी है? देखिए 1 लाख की है। समता अंश पूंजी कितने की है? 5 लाख की है। ये रिजर्व और सरप्लस 3 लाख ले। 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख। तो आप देखेंगे अंशधारी का कोष आ गया 5 और 3 8 और 1 9 लाख रुपए का। वेरी सिंपल। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 2,70,000। ये ऊपर होता है। फार्मूला बनता है शुद्ध लाभ करके पश्चात का 2,70,000 बटे अंशधारी का कोष गुणा 100 कर देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये कैंसिल हो गया। 9 एकम 9 9 तिया 27 10 तिया 30%। समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए इसका थोड़ा सा हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। अंशधारी के विनियोग पर प्रत्यय हेडिंग हो जाएगी। देखिए दिया है पूर्वाधिकार अंश पूंजी 1 लाख का, समता अंश पूंजी 5 लाख का, संचय व अधिक के है 3 लाख रुपए का। ये देखिए शुद्ध लाभ करके पश्चात का दिया हुआ है 2,70,000। चलिए अंशधारियों का कोष निकालते हैं। पूर्वाधिकार अंश प्लस समता प्लस संचय अधिक के जस्ट ऊपर बताया मैं अभी। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 लाख रुपए का। अब अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय, चूँकि फार्मूला होता है शुद्ध लाभ करके पश्चात का, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,70,000। अंशधारियों का कोष हम 9 लाख निकाले, गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि ये प्रतिशत में निकलता है तो ये आ जाएगा 30%। अभी मैं काट के बताया कैसे कटेगा। 1 2 3 4 5 जीरो से 1 2 3 4 ये 5 जीरो कैंसिल हो गया। 9 एकम 9 9 3 बार में कट गया। 10 दिया, ये 30% आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब बी पॉइंट है, बड़ा ध्यान से देखना। समता अंशधारियों पर बोला, स्पेसिफिक यहाँ पे ये बोल दिया है कि किस पे निकालना है? समता अंशधारियों पे। पूर्वाधिकार नहीं बोला है, समता। जब कभी ऐसा स्पेसिफिक एक अंशधारी पे निकालने बोलेगा तब हम क्या करेंगे? हम तब पूर्वाधिकार अंशधारी को हटा देंगे, अर्थात पूर्वाधिकार अंशधारी से रिलेटेड कोई भी मदों को नहीं लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे समता अंशधारी का कोष लेंगे तो उसका फार्मूला बनेगा समता अंश पूंजी प्लस संचय व अधिक के। पूर्वाधिकार को नहीं ली अंश पूंजी को। कारण क्या है? बोला क्या है? समता अंशधारी, स्पेसिफिक समता पे बोला। अगर पूर्वाधिकार अंशधारी बोलता तो समता को नहीं लेते, पूर्वाधिकार को लेते। यहाँ तक ठीक है ना? अब देखिए जो क्वेश्चन में जो लाभ दिया था 2,70,000, ये लाभ दोनों के लिए था।
दोनों मतलब ये लाभ समता के लिए भी था और ये लाभ पूर्व अधिकार के लिए भी था, क्योंकि 2,70,000 में दोनों अंशधारियों को लाभ मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे किसका निकालना है? हमको यहाँ पे निकालना है किसका? सिर्फ समता का। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि जो टोटल लाभ था उसमें हम पूर्वाधिकार अंशधारी का जो लाभांश है उसको अलग कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लाभांश को अलग क्यों कर रहे हैं लाभ से, तो थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा। क्योंकि लाभांश अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभांश जो होता है वो लाभ का ही एक हिस्सा होता है। कंपनी अपने लाभ से ही लाभांश बांटती है, अर्थात पूर्वाधिकार का जो लाभांश है वो लाभ में शामिल है, तो उसको अलग कर देंगे। अब कैसे निकाला जाएगा? वेरी सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखिए, अंश पूंजी थी उसकी 1 लाख की, कितना परसेंट? 10%। 1 लाख का 10% कितना आ गया भाई? 10,000। यानी 2,70,000 में 10,000 रुपये का लाभांश शामिल था, तो अलग कर दिए। तो ये 2,60,000 ये किसको मिलेगा लाभ के रूप में? समता अंशधारी को। तो समता अंशधारियों का कोष 8 लाख, समता अंशधारियों के लिए शुद्ध लाभ 2,60,000, दोनों चीज़ निकल गई। फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, समता अंशधारी के कोषों पर प्रत्याय इज इक्वल टू शुद्ध लाभ ब्याज व कर के पश्चात का और लाभांश के पश्चात का। ध्यान रखना यहाँ पे लाभांश भी माइनस हुआ है, बटे समता अंशधारी का कोष गुणा 100। 2,60,000 बटा 8 लाख गुणा 100 कितना परसेंट आ गया? 32.5%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्न विवरण से सकल विनियोजित पूंजी एवं शुद्ध विनियोजित पूंजी की गणना करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सकल विनियोजित पूंजी और शुद्ध विनियोजित पूंजी। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है समता अंश पूंजी, क्वेश्चन में दिया है पूर्वाधिकार अंश पूंजी, क्वेश्चन में दिया है सामान्य संचय, क्वेश्चन में दिया है 10% ऋण पत्र, चालू दायित्व दिया, अंशों पर बट्टा दिया और शुद्ध लाभ दिया हुआ है। शुद्ध लाभ देखिए, यहाँ से हिंदी में देखेंगे समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में लिखा है नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट बट बिफोर इनकम टैक्स। आप याद रखना, जब विनियोजित पूंजी पर निकाल रहे हो, चाहे सकल विनियोजित पूंजी हो या शुद्ध विनियोजित पूंजी हो, वहाँ पे जो शुद्ध लाभ रखा जाता है वो ब्याज व कर के पूर्व का रखा जाता है। किसका रखा जाता है? कर के और ब्याज के पूर्व का रखा जाता है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऋण पत्र पर ब्याज के पश्चात का, अर्थात ऋण पत्र पर ब्याज कट चुका है लेकिन टैक्स नहीं कटा है। देखिए, बोला है कर के पूर्व का, लेकिन आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट, यानी ब्याज के बाद ब्याज कट चुका है लेकिन इनकम टैक्स नहीं कटा है। समझना। चलिए, सकल विनियोजित पूंजी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है शुद्ध लाभ ब्याज व कर के पूर्व का बटे कुल संपत्ति। कुल संपत्ति या सकल विनियोजित पूंजी। कुल संपत्ति का मतलब क्या होता है? कुल संपत्ति का मतलब होता है जहाँ पे स्थायी संपत्ति होती है। कुल संपत्ति का मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति होती है। अगर हम स्थायी और चालू दोनों को जोड़ दें तो कुल संपत्ति निकल जाती है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन में स्थायी संपत्ति नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में चालू संपत्ति नहीं दिया रहता, तब हम क्या करते हैं? समता अंश पूंजी लेते हैं, पूर्वाधिकार अंश पूंजी लेते हैं, सामान्य संचय लेते हैं, दीर्घकालीन ऋण लेते हैं, चालू दायित्व लेते हैं और उसमें कृत्रिम संपत्ति को घटा देते हैं तो कुल संपत्ति निकल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम कुल संपत्ति या सकल विनियोजित पूंजी निकालें तो क्या होगा? देखिए, 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख प्लस 1,89,000 6,89,000, ऋण पत्र 4 लाख का, 6 और 4 10,89,000, चालू दायित्व 1,11,89,000 में 5,000 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 11,84,000 रुपये। देखिए, 11,84,000 आया। अशुद्ध लाभ कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय हेडिंग रहेगी। देखिए, ब्याज एवं कर के पूर्व का शुद्ध लाभ ईबिट निकालना है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। शुद्ध लाभ देखिए ब्याज के पश्चात का, किंतु कर के पूर्व का,
यानी कर इसमें माइनस नहीं हुआ है और माइनस करना भी नहीं है, लेकिन ब्याज कट चुका है। तो जितना ब्याज कटा था उतने ब्याज को जोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे पता चलेगा? टेंशन नहीं लेना, शुद्ध लाभ ऑलरेडी 80,000 है। ऋण पत्र पर ब्याज निकालना है। ऋण पत्र कितने का था? 4 लाख का। ऋण पत्र के पहले परसेंट दिया हुआ है 10%, वही उसके ब्याज की दर होती है। तो 4 लाख का 10% अर्थात 40,000 कट चुका था। तो हम इसको कटा है तो पहले का लेना है तो क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। आ गया 1,20,000 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कुल संपत्ति इज इक्वल टू स्थायी संपत्ति प्लस चालू संपत्ति होता है, या अगर क्वेश्चन में स्थायी संपत्ति या चालू संपत्ति नहीं दिया है तब हम क्या करते हैं, हम समतांश ले लेते हैं, पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी ले लेते हैं, संचय वाधिक के ले लेते हैं, दीर्घकालीन ऋण 10% ऋण पत्र ले लिए, चालू दायित्व ले लिए और कृत्रिम संपत्ति अगर होगी तो माइनस कर दिए। तो ये 11,84,000 आ गया। अगर आपको इसको इस फार्मूले से नहीं करना है तो एक ऑथेंटिक तरीका भी है जो कि हम शुरू से समझते आए हैं। एक छोटा सा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना सकते हैं, चिट्ठा बना सकते हैं। देखिए चिट्ठा दायित्व समता अंश पूंजी दायित्व में आता है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी दायित्व में आता है, सामान्य संचय दायित्व में आता है, ऋण पत्र दायित्व में आता है और चालू दायित्व में आता है। टोटल हो गया 11,89,000। वी नो डैट, हमको मालूम है कि संपत्ति और दायित्व का योग क्या होता है, बराबर होता है। अंशों पर बट्टा, ये कृत्रिम संपत्ति होती है, संपत्ति पक्ष में आती है 5,000। अब देखिए संपत्ति में सिर्फ 5,000 है और टोटल लायबिलिटी यानी दायित्व 11,89,000 का है। संपत्ति भी 11,89 होनी चाहिए, लेकिन कितने की जरूरत है? 11,84,000 का डिफरेंस आ रहा है। यही डिफरेंस हमारी कुल संपत्ति कहलाएगी, इसीलिए इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। अब देखिए हम सीधा फार्मूला रखते हैं। सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय इज इक्वल टू ब्याज व कर के पूर्व का शुद्ध लाभ बटा कुल संपत्ति या सकल विनियोजित पूंजी इंटू 100। 1,20,000 हम निकाले थे ब्याज के व कर के पूर्व का शुद्ध लाभ। 11,84,000 भी हम फाइंड आउट किए हैं, गुणा 100 किए तो आ गया 13.135 बुक के अकॉर्डिंग। और हम 2 डिजिट लिए हैं डेसिमल दशमलव के बाद 13 चलेगा, ठीक है। अब आता है शुद्ध विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। देखिए शुद्ध विनियोजित पूंजी और सकल विनियोजित पूंजी दोनों में जो शुद्ध लाभ होता है वो एक जैसा रखा जाता है, अर्थात ब्याज और कर के पूर्व का। हम इसको बार बार नहीं निकालेंगे, 1,20,000 निकाल के बैठे हुए हैं। अब हमको निकालना है शुद्ध विनियोजित पूंजी। हाँ जी, शुद्ध वो सकल थी, ये शुद्ध है। शुद्ध और सकल दोनों में अंतर ये होता है कि शुद्ध विनियोजित पूंजी का मतलब होता है कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। अगर कुल संपत्ति नहीं दी है तब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला, समतांश पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी संचय व आधिक्य ले लेंगे, ऋण पत्र ले लेंगे, दीर्घकालीन दायित्व प्लस होगा और बाह्य दायित्व को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, चालू दायित्व को, कृत्रिम संपत्ति को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 4 लाख प्लस 1 5 लाख और 1,89,000, 5 और 1 6,89,000, 4 लाख ये 6,89,000 और 4 10,89,000 में 5,000 गया, कितना बच गया भाई हमारे पास? 10,84,000। ये 10,84,000 को हम यहाँ रख लिए। ये जब हम इसको कैंसिल किए तो आया 11.07%। और इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ध्यान रखिए सकल विनियोजित पूंजी में बाह्य दायित्व को माइनस नहीं करते और शुद्ध विनियोजित पूंजी में बाह्य दायित्व को माइनस किया जाता है। देखिए सकल विनियोजित पूंजी जब हम निकाले तो सकल विनियोजित पूंजी में हम बाह्य दायित्व, चालू दायित्व, ऋण पत्र मतलब दीर्घकालीन, संचय आदि के पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समतांश पूंजी सब लिए थे, सिर्फ कृत्रिम संपत्ति माइनस किए थे। लेकिन जो शुद्ध विनियोजित पूंजी होती है, शुद्ध विनियोजित पूंजी में या तो कुल संपत्ति दी है तो उस पर आप बाह्य दायित्व माइनस कर दीजिए, या तो आप समतांश पूंजी प्लस पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्लस संचय व आधिक्य प्लस दीर्घकालीन ऋण लीजिए, कृत्रिम संपत्ति माइनस करिए, आपका शुद्ध विनियोजित पूंजी निकल जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण अनुपात के साथ, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ, क्रियाशीलता अनुपात, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नमस्कार।